हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल टाक लाफुली में हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको सरल हिंदी भाषा में कानून से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। आज का ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो एलएलबी के छात्र हैं और अभी अध्ययनरत हैं और जिनकी परीक्षा में एक पेपर इस अधिनियम के ऊपर आधारित होता है। आज हम इसके तहत जमींदारी प्रथा व इसके कारणों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो लास्ट स्टूडेंट्स की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल टाक लाफुली पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे उस अधिनियम के बारे में जिसमें जमींदारी प्रथा और भूमि सुधार को विस्तार से बताया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 उत्तर प्रदेश में लागू अधिनियम है जो स्थानीय विधि है और राज्य सूची का विषय है। इस एक्ट को 10 जनवरी 1951 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम पर 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1951 को यह अधिनियम लागू हो गया। चलिए अब जानते हैं क्या उद्देश्य थे इसे लागू करने के। उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम के कई उद्देश्य थे, जैसे जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, सबसे पहला तो यही है। छोटे जमींदारों का पुनर्वास करना, भूमि को लगान पर उठाने से रोक लगाना, ग्राम स्वायत्त शासन का विकास करना, कृषि भूमि के अधिक जमाव पर रोक लगाना, काश्तकार के अधिकारों की सुरक्षा करना, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे इस अधिनियम के। चलिए इस अधिनियम के बारे में दो टर्म को आपको समझना जरूरी है, जिसे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। पहला है जमींदारी प्रथा और दूसरा है भूमि सुधार। तो चलिए वन बाय वन इसे समझ लेते हैं। भारत में जमींदारी प्रथा मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार की देन है। यह प्रथा भारतीय परंपरा, विचारों और सिद्धांतों के विरोध में रही है। देश के विद्वानों ने, नेताओं ने और बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा का सदैव विरोध किया है और इसकी आलोचना की है। संपूर्ण भारत में आजादी से पहले से जमींदारी प्रथा प्रचलित थी ऑलरेडी। जमींदारी प्रथा में किसान खेतों के मालिक तो थे और किसान ही खेती करते थे, लेकिन जमींदार उपज का अधिकतर भाग स्वयं टैक्स के रूप में रख लेते थे। इसी कारण यह प्रथा अत्यंत भ्रष्ट, दमनकारी और शोषणकारी थी और इसके कारण किसानों में असंतोष का माहौल रहता था। इसके लिए किसानों ने अनेक आंदोलन भी किए थे, बहुत संघर्ष किया था। अब एक नजर भूमि सुधार पर डाल लेते हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। ये सरकार द्वारा प्रारंभ की जाती हैं या सरकार के समर्थन से चलाई जाती हैं, जिससे मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण व सुधार पर बल दिया जाता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण थे जिससे जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं कृषि विशेषज्ञों ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए अनेक कारण दिए हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जमींदारी प्रथा के बहुत से कारण दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण कारण था कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया था। दोस्तों, कृषि संगठन और उत्पादन क्षमता काफी हद तक कृषकों के अधिकारों और आभारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। भूमि के काश्तकार और कृषि उत्पादन में सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। कृषि उत्पादन में तब तक वृद्धि नहीं हो सकती जब तक कि काश्तकारों के अधिकारों में बढ़ोतरी न की जाए। दोस्तों, हर आदमी, चाहे वे कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, अगर उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले तो क्या वे काम करना चाहेगा? यही वो कारण है जिसके कारण कृषक वर्ग हमेशा हतोत्साहित रहा। उस समय किसान अपनी पूर्ण क्षमता व योग्यता के अनुसार तब तक कृषि कार्य नहीं कर सकता था और ना ही वे अपने संपूर्ण साधनों का भरपूर प्रयोग भूमि की उपज और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकता था, जब तक कि उसे यह भरोसा ना हो जाए कि वे अपनी मेहनत का फल स्वयं ही भोगेगा और अपने नियोजन, अपने इन्वेस्टमेंट से उत्पन्न होने वाली फसल को वे स्वयं ही उसका लाभ उठाएगा। जमींदारी प्रथा में भी भूमि के काश्तकारों को खुद की जमीन होते हुए भी भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्हें जमींदारों के द्वारा उसकी काश्तकारी से कभी भी बेदखल किया जा सकता था।
जबकि जमींदार भूमि पर केवल लगान वसूल किया करते थे, यही उनका काम था। वे खुद भूमि पर खेती नहीं करते थे, फिर भी वे ही भू के स्वामी कहलाते थे, भूस्वामी कहलाते थे। उस समय जमींदारों को भूमि पर स्वयं भी खेती करने का हक था। उन्हें यह भी हक था कि वे चाहे तो भूमि को खाली छोड़ दें या भूमि को लगान पर उठा दें। अब देखने की बात यह है कि कितनी पावर जमींदार को उस समय अंग्रेजों ने दे रखी थी किसानों को दबाने और उन पर राज करने के लिए, क्योंकि जमींदार अंग्रेजों के चापलूस हुआ करते थे और उनकी हर प्रकार से सेवा किया करते थे। जमींदारों को किसानों से भूमि पर मनमाने ढंग से कितना भी लगान निर्धारित करने और उसे वसूल करने का हक हासिल था और हर 10 साल में जमींदार लगान को बढ़ा सकता था। दोस्तों, लगान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लगान एक मनमाना कर था जिसे अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से किसानों से वसूल किया करते थे। इस प्रकार दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था और कम उत्पादन और कृषकों का खेती से जमींदारों द्वारा अधिक लगान वसूलना और उनको उनकी मेहनत का प्रतिफल ना मिलना जमींदारी प्रथा को खत्म किए जाने का मुख्य कारण था। दूसरा दोस्तों महत्वपूर्ण कारण था किसान आंदोलन के रूप में इस धारणा का विकसित हो जाना कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, जो काम नहीं करेगा वे खाएगा भी नहीं। अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य वर्गों की मेहनत पर निर्भर रहता है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम नहीं करता, आलसी बना रहता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हाथ नहीं बटाता, वे समाज में दूसरों पर जिंदा रहता है। ऐसे बीच के ये लोग जो लगान वसूल करने के लिए अंग्रेजों ने लगा रखे थे, भले ही वे जमींदार हों, तालुकदार हों या उनके अधीनस्थ काश्तकारों के रूप में हो, इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भूमि व्यवस्था में कोई सुधार हो। हकीकत में उन्होंने भूमि व्यवस्था को वहीं छोड़ दिया जहां वे अपनी शुरुआती अवस्था में थी और अब उसमें बद से बदतर अवस्था में पहुंच गई थी। जमींदार काश्तकारों की मेहनत पर ऐशो आराम किया करते थे, उनको शोषण करते थे, उनसे मनमाना लगान वसूल करते थे और खुद लगान वसूल करने के अलावा भूमि में कुछ भी नहीं किया करते थे। अतः इस विचारधारा का जन्म हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, मतलब जो काम करेगा उसे ही खाने का अधिकार होगा। किसानों की इस धारणा के कारण भी जमींदारी प्रथा का विनाश हुआ। अगला महत्वपूर्ण कारण था कि जमींदारी प्रथा एक ब्रिटिश बुराई थी, अंग्रेजी देन थी। जमींदारी प्रथा यह कहा जाता है कि अंग्रेजों की देन थी। इस प्रथा को अंग्रेजों ने भारत में अपना राज कायम रखने के उद्देश्य से लागू किया था। अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कंट्रोल किया करते थे। जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा को दबाने में सरकार की मदद करते थे। प्राचीन भारत के इतिहास में जमींदार शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। यहां तक कि मुस्लिम शासन में भी जमींदार का अर्थ केवल जमीन रखने वाला हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में यह अंग्रेजों के चापलूस, अंग्रेजों की मनमानी व दमनकारी नीतियों में सहयोग करने वाले बेईमान सरकारी कर्मचारी के रूप में वह दलाल हुआ करते थे। इतिहास इसका गवाह है कि सन 1857 की आजादी की प्रथम लड़ाई के बाद अवध में जमीनें उन लोगों को प्रदान की गईं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाने में अंग्रेज सरकार की मदद की थी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारों को भूमि उनके काम के बदले बख्शीश के रूप में प्रदान की गई थी। अतः इस प्रथा का अंत करना इसलिए भी आवश्यक हो गया था ताकि गद्दार जमींदारों के उत्तराधिकारियों को उनके पूर्वजों का लाभ ना मिल सके। तो अगला महत्वपूर्ण कारण था कि जमींदारी प्रथा राज्य की लाभकारी नहीं थी। राज्य के लिए कोई भी लाभ इस जमींदारी प्रथा से नहीं हो रहा था, सिर्फ नुकसान के। जमींदारी प्रथा राजस्व वसूली के लिए बहुत महंगी एजेंसी साबित हुई थी। लगान तथा स्थानीय कर वसूलने के लिए अंग्रेजी सरकार को लगभग 30 से 50 गुना अधिक जमींदारी प्रथा को कायम रखने में खर्च करना पड़ता था। इस प्रकार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एजेंट यानी कि जमींदार बहुत अधिक फिजूल खर्चीला साबित हुआ, जिस पर उसके द्वारा वसूल की जाने वाली रकम का 1.5 गुना खर्च करना पड़ता था। अतः राज्य की आमदनी बढ़ाने के मकसद से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। अगला जरूरी कारण था कि जमींदारों ने स्वयं में निहित किए गए विश्वास को खो दिया था, क्योंकि सारी वो अनियमितताएं कर रहे थे। उस समय भारत में जमींदार प्रथा को लागू करते समय जमींदारों से अंग्रेजों ने यह अपेक्षा की थी कि वे भूमि की उन्नति एवं विकास के लिए व उपज को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लेकिन जमींदार ऐसा करने में असफल रहे, नाकामयाब रहे। उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई, खुद कोई काम नहीं किया, बस मनमाना लगान वसूल किया, किसानों को सताया व उनकी जमीनें हड़पी और अपने ही देश से गद्दारी करके अंग्रेजों के मुखबिर बनकर स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाया जाना, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी और भूमि सुधार के लिए कोई काम नहीं किया।
ना ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कोई उन्होंने सहयोग किया और सरकारी राजस्व का भारी मात्रा में नुकसान किया। अंतिम कारण यह था जमींदारी प्रथा के आगे चालू रहने से खूनी क्रांति होने का भी भय व्याप्त था लोगों में। जमींदारी प्रथा में प्रचलित काश्तकारी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई थी वे बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती थी। अब जमींदारी प्रथा से किसान बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके थे, थक चुके थे। इससे देश की अर्थव्यवस्था व सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। जमींदारी प्रथा भारतीय परंपरा और सिद्धांतों के विरोध में थी। देश के नेताओं ने सदा ही इसकी आलोचना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब किसानों में जागृति आई, चेतना आई, तो उन्होंने जमींदारी प्रथा को दमन व भ्रष्टाचार के हथियार के नजरिए से देखा, जिससे देश भर में एक बड़े विशाल किसान आंदोलन का रूप ले लिया था। अगर जमींदारी प्रथा को कुछ दिन और जारी रखा गया होता और हटाया ना गया होता तो देश में एक खूनी क्रांति और मारकाट होने की संभावना रहती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त किए जाने के कारणों पर थोड़ा सा प्रकाश डाला। उम्मीद है कि जानकारी आप सभी लॉ स्टूडेंट व छात्रों को आगामी आने वाली परीक्षा में उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।